नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार कई मुद्दों पर अब भी बहुत तेज हमलावर हो गए हैं और हम ये देख रहे हैं कि संसद की कार्रवाई के दौरान जिस तरह राहुल गांधी और स्पीकर के बीच में नोकझोंक हो रही है, उसे लेकर पूरा देश आश्चर्यचकित है। किस तरह राहुल गांधी एक एक मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। राहुल गांधी के हमले सरकार पर होते हैं, लेकिन बचाव करने के लिए स्पीकर सामने आते हैं। तब लगता है कि क्या वाकई इस देश के स्पीकर निष्पक्ष हैं। जो स्पीकर के बारे में पढ़ाया जाता है और संविधान में प्रावधान है, क्या स्पीकर उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं या पार्टी बन चुके हैं। चाहे मुद्दा पत्रकारों को एक दड़बे में बिठाने का हो, कांच के पीछे संसद के अंदर जो एक पत्रकार दीर्घा होती है वहाँ कांच लगा देना और एक कंटेनर के अंदर पत्रकारों को बिठाना, इस मुद्दे को राहुल गांधी ने जिस तरह से कल उठाया था उसकी देश भर में चर्चा है और खासकर पत्रकार जगत में चर्चा है। इसके अलावा हलुए को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब संसद में पेश होने के लिए बजट बनता है तब एक हलवा सेरेमनी होती है और उसके बाद बजट बनना शुरू होता है। तो राहुल गांधी ने इस बजट को लेकर जिन लोगों को लाभ हुआ है और जिन्हें नुकसान हुआ है उसे भी हलवा से तुलना कर दी। क्या कारण है कि केवल 3% लोगों को हलवा मिल रहा है और 97% यानी बजट में 97% ऐसे हैं जो वंचित हुए हैं। आज मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार पीयूष बबेले जी हैं, जिन्होंने संसद में रिपोर्टिंग की है, लंबे समय तक दिल्ली में रह के संसद की रिपोर्टिंग की है। हम समझते हैं कि कल जो कुछ संसद में हुआ, जिस तरह राहुल गांधी ने पत्रकारों को बेचारे पत्रकार कहा और स्पीकर ने कहा कि आप पत्रकारों को बेचारा मत कहिए, तो उन्होंने तत्काल पलट के कहा कि बेचारा नहीं, नॉन बेचारा कहता हूं, लेकिन आप पत्रकारों की समस्या को तो सुनिए। आपको मैं बता दूं कि संसद में पत्रकारों को जो पास बनता है उससे वे किसी भी मंत्री के केबिन तक जा सकते हैं, सेंट्रल हॉल में जा सकते हैं, तमाम सारे सांसदों से मिल सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों जो पत्रकारों को कार्ड दिए गए तो उनका जो संसद भवन में घूमने फिरने का था उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। पत्रकार सेंट्रल हॉल में नहीं जा सकते, पत्रकार सांसदों से नहीं मिल सकते, वे केवल संसद में घुसेंगे, अपनी गैलरी में जाएंगे, वहां से वापस आएंगे। तो निश्चित तौर पे जिस तरह पहले संसद की रिपोर्टिंग होती थी वो पूरी तरह से बदलती हुई नजर आई और इसी मुद्दे को कल राहुल गांधी ने जिस तरह से उठाया उसकी चर्चा पूरे देश में है। हम समझते हैं पीयूष बबेले जी, पीयूष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जो कुछ संसद में हुआ, आप एक पत्रकार के रूप में कैसे लिखते हैं? क्या एक स्पीकर को या सरकार को पत्रकारों को इस तरह प्रतिबंधित करना चाहिए कि आप एक दड़बे में बैठे रहिए, वहीं से रिपोर्टिंग करिए, आप फील्ड में नहीं आ सकते, सांसदों से नहीं मिल सकते, सेंट्रल हॉल में नहीं आ सकते? कल का जो दृश्य देखा जिसमें एक चैम्बर जैसा बना हुआ है कांच का और उसमें पत्रकार काफ़ी संख्या में उसमें बंद हैं, जैसे लगा ठूंस ठूंस के उन्हें बंद कर दिया गया हो। ये तो किसी पत्रकार के लिए इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की, दुख की और रोष की कोई बात हो नहीं सकती है। इस पार्लियामेंट में हमने भी कवरेज की है। 2005 से 2008 के बीच में हम रेगुलर जाते थे, तब मैं पीटीआई में था। और आज जो इनने एक चैम्बर बना के सारे पत्रकारों को जिसमें बंद कर दिया, उससे बड़े 2 कमरे पीटीआई के पास हुआ करते थे और वहाँ जाके हम लोग अपना जो फटाफट क्वेश्चंस मिलते थे उन्हें टाइप कर रहा है, कोई अंदर सदन में कर रहा है, यूएनआई के पास भी कमरा होता था। इस तरह की स्थिति व्यापक थी और बड़ी संख्या में पत्रकार जाते थे। जिसको पास मिलता था राज्यसभा से, लोकसभा से, वहाँ जाते थे। जो और सीनियर जर्नलिस्ट थे जिनके पास परमानेंट पास हुआ करता था, वो जो है सेंट्रल हॉल में जाके नेताओं से बातचीत करते थे। लेकिन आप देखें कि मोदी सरकार बनने के बाद से सबसे पहले जो हमने सुना था कि होम मिनिस्ट्री में जाना पत्रकारों का बंद हुआ, उसके बाद उनका प्रतिबंध लगाया गया कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी नहीं जा सकते। फिर ये हुआ कि अब जो मैंने कल ही कुछ पत्रकारों से मैं बात कर रहा था, जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान हैं, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है और टीवी चैनल्स हैं, उनके अब सिर्फ 2 पत्रकारों को अनुमति दी जाती है कि आप पार्लियामेंट कवर कर सकते हैं, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं था। एक जगह से जितना होता था, कहीं 10 जा रहे, हम लोग पीटीआई से तो 15-20 लोग या ज़्यादा लोग जाते थे, तो सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं कवर करने के लिए। और अब इस पर वर्स्ट केस ये कल कि उन्हें एक पिंजरे में ऐसे बंद कर दिया, उसे देख के तो उन फिल्मों की याद आती है कि वो रोमन एम्पायर में जब वो ग्लेडिएटर्स का युद्ध होता था तो जो गुलाम होते थे उन्हें ग्लेडिएटर बनाया जाता था और वो जो घेरा सा बना रहता था, एक उनका मैदान था जहाँ होना था, तो ऐसे ही एक पिंजरे में ला के उन ग्लेडिएटर्स को वहाँ अंदर लाते थे और छोड़ते थे। तो जो व्यवहार पशुओं के साथ और गुलामों के साथ रोमन एम्पायर में हुआ करता था, दुर्भाग्य से आज 21वीं शताब्दी में वैसा अमानवीय व्यवहार, एक छुआछूत का व्यवहार मैं ऐसे कहूँगा कि आपने बिल्कुल उन्हें बांध दिया है
ये शर्मनाक व्यवहार भारत में पत्रकारों के साथ किया जा रहा है, और वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो लोकसभा कर रही है, जिसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक वो राजपत्र जारी किया था कि आपातकाल में अपने पत्रकारों के अधिकार छीन लिए, वो संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब आप पत्रकारों की बात करते हैं और आज पत्रकारों को ही प्रतिबंधित करते हैं। मैंने पीयूष जी देखा, मध्य प्रदेश विधानसभा में भी कई बार कोशिश की गई, लेकिन यहाँ के पत्रकार दबंग हैं और यहाँ के पत्रकारों ने सेंट्रल हॉल में जाना जारी रखा। वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे यहाँ के पत्रकार। लेकिन ये पत्रकार में भी तो अंतर है। यदि भोपाल के पत्रकार अपना अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं तो दिल्ली के पत्रकार क्यों दड़बे में बैठते हैं? वो क्यों नहीं सड़क पे उतरते हैं? यो क्यों नहीं सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं? क्या कारण है कि पत्रकारों की आवाज़ों को इतना कुंद कर दिया गया है? देखिए, जहाँ तक पत्रकारों के आवाज़ उठाने की सवाल है, तो कल पत्रकारों ने इसका विरोध किया और बाद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन के अंदर इस बात को उठाया और प्रमुखता से रखा, और मेरी जानकारी में शायद ये निर्णय बदला गया है। संसद से बहुत दूर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया भी नहीं है, मैं भी मेंबर हूँ प्रेस क्लब का, और वहाँ भी समय समय पर पत्रकारों की बातें उठाई जाती हैं। और आप याद करिए कि कई महत्वपूर्ण विषयों पे वहाँ पत्रकार बैठे हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पत्रकार के पास तो माइक है या कलम है, उसको ब्रॉडकास्ट करने का अधिकार नहीं है। तो ये पत्रकारों से ज़्यादा उनके सेठों की समस्या है कि वो इन चीज़ों को, पत्रकारों के विरोध को नहीं दिखाते। पत्रकार जब अपना वेतन आयोग को लागू करने के मामला होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि वेतन आयोग लागू होना चाहिए, संस्थानों ने नहीं किया, तो वो कभी नहीं आएगा, जो आवाज़ उठाएगा उसे निकाल देंगे। तो एक नेक्सस अखबारों या मीडिया संस्थानों के मालिक और सरकार के बीच है, जिसमें ईमानदार पत्रकार, मेहनती पत्रकार पिस रहा है, और जो गलत काम उनके मालिक या सेठ कराते हैं उसकी गालियां भी पत्रकार खा रहा है। ये स्थिति है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पत्रकारों ने विरोध नहीं किया है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं मध्य प्रदेश का और दिल्ली का अंतर है, तो जो पार्लियामेंट की जिस तरह की सिक्योरिटी है, मैं यहाँ विधानसभा में भी जाता हूँ और वहाँ जाता हूँ, वहाँ लगभग अगर आप किसी तरह की चीज़ करेंगे तो वो आतंकवाद जैसी कार्रवाई दिख सकती है, सिक्योरिटी का हाई ब्रीच हो सकता है और कोई बहुत अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए जो हमारे पत्रकार भाई संयम से और लोकतंत्र के अंदर ही कोई मांग कर रहे हैं, मैं उसे जायज़ मानता हूँ। एक और बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने पत्रकारों के खिलाफ जम के बोला। उन्होंने पत्रकारों पर आरोप लगाया कि आप बिक गए हो। कई पत्रकारों को कांग्रेस ने बहिष्कार किया, नाम लिख के किया कि इन पत्रकारों से कांग्रेस का कोई भी नेता बात नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में जबकि राहुल गांधी 70% मीडिया से नाराज है, 80% मीडिया से नाराज है, कल जब मीडिया को दड़बे में बंद करने की कोशिश की तो राहुल गांधी सबसे पहले सामने आए। इसको किस रूप में देखते हो आप कि जिन पत्रकारों ने राहुल गांधी को बुरा भला कहा, राहुल गांधी को पप्पू कहा, राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हीं पत्रकारों के हक के लिए राहुल गांधी ने कल पूरी ताकत लगाई संसद के अंदर। देखिए, यही भारतीय परंपरा है। अगर राहुल गांधी, बात यह है कि हमें पीड़ित के साथ खड़ा होना है। विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी यही है कि जो भी शोषित है, पीड़ित है, उसके साथ उसे खड़ा होना चाहिए। तो अगर पत्रकार के साथ अन्याय हो रहा है तो उनके साथ भी खड़े हुए हैं। आप याद करिए कि जब आडवाणी जी बीमार हुए तो सबसे पहले देखने राहुल गांधी गए थे। आप याद करिए कि अटल जी जब भर्ती हुए उस समय तो मोदी से पहले राहुल गांधी उन्हें देखने गए थे। तो ये मानवीय संवेदनाएं हैं और हमारे संवैधानिक दायित्व हैं, और इसकी मिसाल कांग्रेस पार्टी में इसके पूर्व भी आपको लगातार मिलती रहेगी। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जो मीडिया को लेकर कहते हैं, तो जाहिर है कि किसी रैली में वो खड़े होते हैं तो सामने तो पत्रकार ही होता है, तो उस पत्रकार के माध्यम से ही वो बात उसके सेठों तक पहुंचाते हैं। आपने कई बार सुना होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि देखिए यहाँ इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन लाइव किसी पे नहीं आएगा, दिखाएगा कोई नहीं। तो वो उस विरोधाभास की तरफ इशारा करते हैं, बहुत लंबा नहीं जाते हैं। तो मीडिया से कोई रोष नहीं है। मीडिया को पिंजरे में तो कल दिखा है, मीडिया को तो 10 साल पहले मोदी जी ने पिंजरे में डाल दिया है। तो उस पिंजरे में बंद मीडिया के जो हंटर लेके जो बाहर खड़े हुए रिंग मास्टर्स हैं, राहुल गांधी का गुस्सा पत्रकारों पे नहीं है, मीडिया के उन रिंग मास्टर्स पे है जिन्होंने मीडिया को कैद कर लिया है, और कल तो उन्होंने फिजिकली कैद करके दिखा दिया है। और पत्रकारों से भी, हमारा साथियों से निवेदन है कि पेट तो सबके लगा हुआ है और हम सबको 2 रोटी कमानी ही है, लेकिन अगर उसमें सिर ही झुक जाए और सिर पेट से नीचे चला जाए तो क्या मान सम्मान रहेगा। अगर ऐसे ही झुक झुक के पत्रकारिता आज़ादी के पहले भी होती तो क्या देश आज़ाद हो पाया होता।
तो पत्रकारिता की तुलना अन्य किसी पेशे से नहीं की जा सकती है। पत्रकारिता एक प्रोफेशन है, लेकिन वो अल्टीमेटली अभिव्यक्ति की आज़ादी है और जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। उसको बाकी साबुन तेल बेचने की तरह नहीं तुलना की जा सकती है। तो अगर आप पत्रकार बने हैं, हम पत्रकार हैं, तो हमें उससे आगे बढ़कर जोखिम उठाना पड़ेगा। जैसे कि एक सिपाही की तुलना जो फौज में खड़ा हुआ है वो अपनी जान भी जोखिम में डाल के देश की रक्षा करता है, इसी तरह पत्रकार भी लोकतंत्र का सिपाही है, उसे भी बहुत से जोखिम उठाकर अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करनी पड़ेगी। एक और बात, थोड़ा सा इससे लीक से हटके, हम ये लगातार संसद में देख रहे हैं कि राहुल गांधी एक धीरे धीरे मुखर होते जा रहे हैं, आक्रामक होते जा रहे हैं, और उनका टकराव, उनके हमले तो सरकार के ऊपर रहते हैं, लेकिन बीच में स्पीकर खड़े हो जाते हैं आकर चट्टान की तरह। और अब कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि स्पीकर और राहुल गांधी के बीच में जो संवाद है वो तीखा होता जा रहा है। वे लगातार उनको रोकते हैं, राहुल गांधी को कोशिश करते हैं रोकने की, लेकिन राहुल गांधी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस पूरे मामले में आप स्पीकर की भूमिका पे क्या कहेंगे? स्पीकर की भूमिका जो होनी चाहिए, उनके एक तो धैर्य का बहुत साफ साफ अभाव दिखता है। उनके चेहरे के भाव इतने साफ दिखाई देते हैं जो किसी सामान्य नए राजनेता के चेहरे पर ही नहीं दिखने चाहिए, लेकिन वो दिख जाते हैं। फिर दूसरा, हम यहाँ बैठ के ये देखते हैं कि उनमें एक प्रवृत्ति है कि खटाखट टोकने की। वो आजकल रूलिंग पार्टी को भी टोक रहे हैं, विपक्ष को तो ज़्यादा ही टोकते हैं। ये स्पीकर एक ऐसे स्पीकर का पद होता है लोकसभा में, संसद में, उसे सबसे कम बोलना होता है। दूसरों को बोलने का मौका देने वाले को स्पीकर कहते हैं, उसे खुद नहीं बोलना है, स्पीकर पद जरूर है। दूसरा, उसका एक जैसे क्रिकेट में थर्ड एम्पायर होता है, वो अंदर बैठा रहता है चुपचाप, जब कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो जाए तो उसके पास रेफर होता है, वो रिप्ले करके देखता है और फैसला सुनाता है। तो इन्हें जो कम से कम हस्तक्षेप करेगा वही सबसे अच्छा स्पीकर होगा। और हमने सोमनाथ चटर्जी को भी देखा है यहाँ पर, और अन्य लोगों को भी आपने देखा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी स्पीकर रहे हैं। तो लेकिन किसी का ऐसा आक्रामक रवैया नहीं था कि वो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में जो एक द्वंद्व युद्ध होना है, जिसके लिए संसद बनाई गई है कि वो अपनी बात करेंगे, वो बहस करेंगे, स्पीकर उसमें एक पार्टी बनने लगा है। स्पीकर को ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बात बोली जा रही है तो मेरे खिलाफ बोली जा रही है। स्पीकर का पार्टी बन जाना सदन की सुचारू कार्यवाही के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, और ये लगातार गलत प्रेसिडेंट्स पे जा रहे हैं। और इसका कारण भी है कि पिछले बार उन्होंने 170 से अधिक सांसदों को निलंबित किया था। तो जो पंच परमेश्वर की हमारे यहाँ कल्पना की गई है कि हो सकता है आप मेरे मित्र हो सकता है आप शत्रु हो, लेकिन जब आप पंच की गद्दी पे बैठ गए हो तो आप न्याय की बात ही करोगे। तो इन्हें, माननीय स्पीकर महोदय को, थोड़ा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का असली ज्ञान हासिल करने की आवश्यकता है। और जैसे राहुल जी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री के आगे झुक गए और मुझसे कड़क होकर मिले, तो उसको वो सुन के चुपचाप दरकिनार कर सकते थे, लेकिन उस पर भी उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि आप उम्र में छोटे हैं, बड़े हैं। ऐसे तो भारत के राष्ट्रपति से भी बहुत लोग उम्र में बड़े हैं। तो ये तो संवैधानिक जगह है, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पद से लोग बंधे हुए हैं, उन पदों की गरिमा है, उनका सम्मान है। तो स्पीकर साहब ये समझ नहीं रहे हैं, और ये पूरी दुनिया देखती होगी, भारतीय संसद कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, उसमें इसकी अवमूल्यन करा रहे हैं। आपको बहुत अनुभव है, खासकर दिल्ली के संसद के रिपोर्टिंग आपने की है। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि इस बार कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिल गया है विपक्ष में बैठने का, और सत्ता पक्ष इस समय बैसाखियों पर है। क्या लगता है कि स्पीकर कितने दिनों तक इस तरह चलेगा? क्या आपको लगता है कि विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, जिस तरह की चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं? ये तो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेता तय करेंगे कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। अभी तो हमें लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव शायद नहीं हुआ है, तो पहले वो हो जाए तो एक बात स्पष्ट हो। दूसरा, अभी अविश्वास प्रस्ताव इतनी जल्दी आने की संभावनाएं दिखती नहीं है, क्योंकि वो जब लाना होगा तो सरकार के खिलाफ पहले लाएं। अगर आप सरकार को गिरा सकते हैं तो आप स्पीकर को हटा सकते हैं, तो वो बहुत व्यवहारिक नहीं होगा, उससे कोई बड़ा मैसेज भी नहीं जाएगा। लेकिन ये जो मोरल पोस्चरिंग कांग्रेस पार्टी ने की है, जिस तरह के वो सवाल उठाते हैं, मान लीजिए कल ही उन्होंने कहा कि बेचारे पत्रकार, तो राहुल गांधी ने कोई गलत बात नहीं की थी। अगर आप देश के प्रतिष्ठित पत्रकारों को एक कांच के घर में बंद कर दें तो उन्हें बेचारा नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? तो उस पर भी उन्हें आपत्ति हो गई कि आपने बेचारा क्यों कहा, तो उन्होंने नॉन बेचारा कर दिया। तो जो मेन बात है कि जो संसद का पटल है जन भावनाओं की अभिव्यक्ति की जगह है, तो राहुल जी और विपक्ष जिस तरह से वहाँ जनता की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, और वो बात देश में दूर दूर तक लोगों के कान तक पहुँच रही है, तो जागरण, जन जागरण का जो मुख्य काम होता है राजनीति का, देखिए लोकतंत्र में एक बुनियादी बात होती है कि आदर्श स्थिति यही है कि चुनाव 5 साल बाद होना चाहिए।
आज जैसी भी सरकार नरेंद्र मोदी की है, 240 सीटें भाजपा की आई, गठबंधन हुआ, जब तक उनके सहयोगी दल या बैसाखियां उन्हें सहयोग दे रही हैं, वो 5 साल सरकार चलाने के हकदार हैं। तो विपक्ष का मेन काम यह है कि वो इन 5 साल के दरमियान अपने मुद्दे, सरकार की विफलताएं, सरकार की मानसिकता, सरकार के षड्यंत्र इस तरह शांतिपूर्वक तरीके से जनता के बीच में भेजे कि 5 साल बाद जब चुनाव हो तो जनता का मन पलट जाए और जो वोट भाजपा की तरफ था वो विपक्ष की तरफ आ जाए, या मध्यावधि चुनाव होता है तो इस तरफ आ जाए। उस काम को जितनी सिंसियरली इस समय विपक्ष कर रहा है और राहुल जी जिस तरह से उसे लीड कर रहे हैं, वो पिछले 20 साल में मैं देख रहा हूं बहुत ऐतिहासिक है। अच्छा, एक और, कल आपने देखा होगा राहुल गांधी ने हलवे की बात की। उन्होंने कहा कि 3% लोगों को बजट का हलवा बटा और 97% लोग वंचित रहे हैं। ये क्या सोचता है, जिस पर हम देख रहे थे कि संसद में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना सिर पकड़ लिया, माथा, एक तरह कहते ना माथा ठोक लेना, वो अपना माथा ठोक रही थी बैठ के वहाँ। देखिए, राहुल जी ने इस बात को इशारों में इस बार कहा है। आप ध्यान करें कि पिछले 2 साल से लगातार वो अपनी रैलियों में इस बात को उठा रहे हैं कि इस देश का जो पूरा फैसला करने वाले जो सचिव हैं, शायद 90 या 100 उनकी संख्या है, उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 लोग हैं, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भी शायद बिल्कुल कम लोग हैं, ऐसा उन्होंने आंकड़ा दिया है। उसी बात को वो तस्वीर उन्होंने दिखाई जो हलवा सेरेमनी में है, तो उन्होंने एक बार फिर बताया कि सिर्फ एक वर्ग है जिसे आप सवर्ण कह लें, जिसमें आदिवासी नहीं है, दलित नहीं है, पिछड़ा नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, तो देश की 90% जातिगत वर्ग समूहों के, वंचित समूहों के लोग उस हलवा सेरेमनी में शामिल नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि जो अब हलवा बन रहा है, अगर इसको प्रतीक में ही ले लें, तो इस बजट के हलवा को 3% लोग खा रहे हैं। और उन्होंने दूसरी तरह से भी वो उद्योगपतियों पे भी इशारा करते हैं, तो बहुत सटीक उन्होंने हमला किया। और वित्त मंत्री को जिन बातों को गंभीरता से समझना चाहिए उन पर वो हंसने लगती हैं, और जिन बातों पर हंसना चाहिए उन पर वो तीखी हो जाती हैं। महंगाई का मुद्दा आता है तो वो कहती हैं कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, हलवा का विषय आता है तो वो हंसने लगती हैं। ये बातें बताती हैं कि राहुल जी अब जो बहुत बुनियादी समस्याएं हमारे सामाजिक ताने बाने की हैं, हमारी डेमोक्रेसी की हैं, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो तानाशाही आ रही उसकी हैं, उन्हें एक ऐसी भाषा में व्यक्त कर रहे हैं जिसका प्रसार करने में मीडिया को मजा आए और जिसे समझने में जनता को आसानी हो और जनता ये पहचाने कि ये नेता हमारे दर्द को हमारे शब्दों में बयान कर रहा है। राहुल जी उस मुकाम तक पहुंचे हैं और वही घटना कल हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने पीयूष बबेले जी, जिन्होंने बड़ी विस्तार से बताया कि पिंजरे में पत्रकार और स्पीकर की भूमिका, स्पीकर जिस तरह से पार्टी बन रहे हैं वो इतिहास में एक नाम दर्ज होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि स्पीकर को जितना तटस्थ रहना चाहिए, उन्हें थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाना चाहिए, लेकिन वे पार्टी बनकर सामने आ गए हैं। और राहुल गांधी ने अपनी अलग तरह की शैली में जो हलवे के जरिए कि 3% लोगों में हलवा बट रहा है, हलवे के जरिए जो वर्ण व्यवस्था है, जो वंचित लोग हैं, उनकी जो बात उठा रहे हैं, वो निश्चित तौर पे अभी बेशक कुछ लोग मजाक में ले रहे हों, लेकिन जब ये समय बीतता जाएगा और लोग इसको गंभीरता से लेंगे तो निश्चित तौर पे राहुल की जो छवि थी उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव आता दिखाई दे रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।